सीटेट सितंबर 2026 के विद्यार्थियों के लिए यह जो क्लास है वो वरदान साबित होगा। क्या साबित होगा? वरदान साबित होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ में कलम ले लें और एक कॉपी ले लें। दो कलर की कलम ले लें, एक रेड कलर की या ब्लैक कलर की और एक ब्लू कलर की। दो कलर की पेन ले लें और पेन के साथ एक कॉपी ले लें, क्योंकि इस टॉपिक में जो भी लाइन बताया जाएगा एक एक लाइन को आप नोट कीजिए और वह लाइन जो है सेम टू सेम एग्जाम में आपके एग्जामिनेशन रूम में चला आएगा ऑप्शन में। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट में करेंगे लगभग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो एनसीएफ 2005 से ही संबंधित होगा। तो सीटेट 2026 में पास करने वाले कैंडिडेट आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपका एनसीएफ का फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में ये लागू हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया 2005। और इसको हिंदी में अगर देखा जाएगा तो नाम होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये मुख्य रूप से बल देता है लर्निंग विदाउट बर्डन पे। किस पर बल देता है? लर्निंग विदाउट बर्डन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, ये आपका चैनल है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे कि आज तक आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आगे भी करते रहिएगा। शेयर करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005 का आज का टॉपिक कि देखिए प्रोफेसर यशपाल, अभी याद आ गया, प्रोफेसर यशपाल ने एक सिफारिश की, ठीक है। 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने एक सिफारिश की, जिस सिफारिश में कहा गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन पे बल दिया जाए। किस पर बल दिया जाए? लर्निंग विदाउट बर्डन पे बल दिया जाए। तो लर्निंग विदाउट बर्डन पर बल देने के लिए प्रोफेसर यशपाल ने एक सिफारिश की सरकार से 1993 में, 1993 में। तो 1993 में यशपाल की सिफारिश के बाद वही 93 वाला सिफारिश है लास्ट में 2005 में आते आते एनसीएफ बना, ठीक है। ऐसे मुदालियर आयोग का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक। अब आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या मामला है। एनसीएफ के बारे में लिखा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को एनसीईआरटी द्वारा 2005 में जारी किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टेक्स्ट बुक द्वारा 2005 में एनसीएफ को लागू किया गया। इसका मेन उद्देश्य था रोड लर्निंग को खत्म करना और समझने, अनुभव करने और खुद से लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग विदाउट बर्डन पर बल देना। यानी कि बच्चा रटे नहीं, जैसे कि हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, 1 से 100 तक गिनती रटवा देते हैं, जबकि अगर उसी बच्चे को हम उसके डेली लाइफ से जोड़ करके कुछ दे दें, बोले कि कंकड़ लाओ, 5 ठो कंकड़ इकट्ठा करे और उस कंकड़ को पकड़ पकड़ के सीखे, 1 2 3 4 5 ऐसे अगर सिखाया जाए तो उस पर बर्डन भी नहीं होगा, रटेगा भी नहीं और अनुभव भी करेगा कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, और उसके बाद फिर सीख भी जाएगा। तो यही चीज पर एनसीएफ बल देता है, ठीक। आइए एनसीएफ 2005 का मुख्य विषय यानी कि मेन थीम लर्निंग विदाउट बर्डन। मेन थीम यही है कि बोझ रहित अधिगम, यानी कि ऐसा लर्निंग, ऐसा अधिगम, ऐसा सीखने की प्रक्रिया जिससे बच्चा को कभी भी पढ़ने में बोझ नहीं हो, हमेशा बोझ रहित हो, बोझ सहित नहीं हो। यानी कि बच्चा अपने ऊपर, ये जो मुस्कुराता हुआ प्यारा सा बच्चा है, इसको कभी भी ऐसा ना लगे, इस स्माइल को वो छुपा ना सके कि जो पढ़ना है वो बहुत मुश्किल है और दुनिया का सबसे टफ काम पढ़ना है, ऐसा इसको कभी फील नहीं हो। बल्कि ऐसे स्कूल, ऐसे टीचर और ऐसी व्यवस्था को डेवलप करना जिससे बच्चा हमेशा स्माइल के साथ पढ़े और उसको पढ़ना अच्छा लगे, इसलिए पढ़े। इसलिए नहीं पढ़े ताकि वो पढ़ रहा माँ के डर से या बाप के डर से या टीचर के डर से या समाज के डर से नहीं पढ़े, बल्कि बच्चे के मुंह पर हमेशा जो है स्माइल रहे और वो बिना बर्डन के पढ़े, क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़े। तो बच्चों को पर पढ़ाई का अनावश्यक बोझ कम करना तथा शिक्षा को रोचक और आनंददायक बनाना, यानी कि शिक्षण को, पढ़ने को इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाना ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मेन उद्देश्य है। ऐसा बात जो बैग का जो वेट कम करने की बात है, हमारे कलाम साहब भी कर चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो भी यही बात कहते थे कि वेट जो है बैग का वो कम होना चाहिए। तो ये चीज एनसीएफ भी कह रहा है, ठीक। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये जो पूरा कंटेंट है वो एनसीईआरटी से लिया हुआ है। हाँ, चैट जीपीटी से ये जो इमेज है या फिर इस कलरफुल का जो पीपीटी है वो चैट जीपीटी से या फिर कंप्यूटर के अलग अलग सॉफ्टवेयर से यूज करके बनाया गया है।
लेकिन ये सारा एनसीईआरटी के बुक में से हैंड रिटेन, हाथ से लिख करके बनाया हुआ नोट्स है, और उसी नोट्स को हम अपने पीपीटी फॉर्म में बना लेते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो या जैसे भी हो। लेकिन एनसीईआरटी का है 100% कंटेंट मिलेगा। मेरे पास हैंड रिटेन नोट्स है, अगर आप बोलिएगा तो आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध भी कराया जाएगा। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स, याद रहेगा बात। चलिए समझते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पर बल देता है। एनसीएफ 2005 जो है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पर बल देता है। देखिए 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन है। देखिए एनसीएफ का पहला, देखिए हम समझा देते हैं आपको। एनसीएफ एनसीएफ का पहला मार्गदर्शी सिद्धांत, दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत, तीसरा मार्गदर्शी सिद्धांत, चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत और पांचवा मार्गदर्शी सिद्धांत। ये पांचों मार्गदर्शी सिद्धांत किसका है? एनसीएफ का। पांचों में मामला क्या है, क्या क्या कहता है एनसीएफ, समझेंगे वन बाय वन। आप कॉपी और पेन ले करके रखिए, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट लिखना होगा जो एग्जाम में ऐसा ही आ जाएगा जैसा बताया जा रहा है या जैसा लाइन में दिया हुआ है। विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 बल देता है रोट लर्निंग पर, डांटने पर, दंड देने पर, या फिर विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो आप इसको सही लगा दीजिएगा। रटने की प्रवृत्ति से दूर करना, रोट लर्निंग गलत बात है, इस पर बल नहीं देता है, यानी कि रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, समझ की प्रवृत्ति होनी चाहिए। पाठचर्या को समृद्ध बनाना, हाँ पाठचर्या को समृद्ध बनाना है, यानी कि पाठचर्या को ऐसा बनाना है जो बच्चे के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो, इस पर बल देता है। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, हाँ एग्जाम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एनसीएफ के आने के बाद ही बहुत सारे एग्जाम में आप नोटबुक भी ले जा सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम है। एनसीएफ के आने के बाद ही बहुत सारे हैंडीकैप बच्चे को आप के साथ एक लिखने वाले को भी रख सकते हैं, ये एनसीएफ के आने के बाद ही हुआ है। एनसीएफ 2005 के बाद ही जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए लिखने के लिए अलग से एक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है, ये एनसीएफ का ही देन है। तो लचीलापन लाया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार एग्जाम में। सीखने को आनंददायक बनाना, यानी कि बच्चा जब सीख रहा है तो हमेशा मुस्कुराता रहे, जैसे कि ये प्यारी सी लड़की मुस्कुरा रही है। आप लोग भी मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी जब सीख रहे हो तो मुस्कुराते होंगे। कमेंट कीजिए और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। एनसीएफ 2005 का मेन बात आप याद रखिएगा और मेन वर्ड याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, रचनावाद पर बल देता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पर, यानी कि बच्चा अपने से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ज्ञान का निर्माण करे, और समावेशी शिक्षा पर बल देता है। बोझ रहित शिक्षा, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन पर बल देता है। सीटेट, टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीपीटी ऐसा है जैसा कि नोट्स है, और नोट्स वैसा है जैसा कि पीपीटी है। और नोट्स के बारे में आप लोग को बता चुके हैं कि नोट्स भी आपको मिलेगा यूट्यूब पर। तो नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे। एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को आनंददायक बोझ रहित बनाना है। बार बार यही बात बोला जाएगा कि बच्चे का सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए और बच्चे सीखने में मजा लें। ठीक है, क्लास लंबा हो सकता है लेकिन इससे बाहर एग्जाम में कभी नहीं आएगा। देखिए एनसीएफ 2005 के पांच प्रमुख विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित और विद्यालय केंद्रित नहीं। बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है, यानी कि सीखने के प्रोसेस का मेन सेंटर बच्चा है। बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे आप उसको जैसा समझा सकते हो। इसलिए बच्चे का पूरा एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बल्कि स्कूल सेंटर और टीचर सेंटर्ड नहीं। उसकी रुचि, आवश्यक और क्षमता को महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चा का जिस तरफ इंटरेस्ट है बच्चे को उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए, और उसके कैपेबिलिटी को भी इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे का इंटरेस्ट, जैसे मान लिया कि सचिन अगर क्रिकेट ना खेलता तो कहीं 20,000 की कलर की नौकरी कर रहा होता है ना, तो उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसको प्रमोट कीजिए। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में नहीं है और उसको लेकर के मैथ समझा रहे हैं, नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट जो है आर्ट्स में है, कला में है, तो उसको कला में ही आपको प्रमोट करना है। बात समझ में आया? जिधर उसका इंटरेस्ट है उस तरफ आपको प्रमोट करना है। ठीक है, बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा सब कुछ है, राजा है। रचनावादी दृष्टिकोण, हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर बल देना है। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, उसके ज्ञान, जब वो ज्ञान का निर्माण करे उसमें ही थोड़ा सा, ज्ञान के निर्माण में ही थोड़ा सा परिवर्तन कर करके और उसके ज्ञान के निर्माण को महत्व देना है, और उसको ये बताना है कि तुम जो सोच रहे हो वही वो सही सोच रहे हो, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लो। आप सिर्फ मार्गदर्शन कीजिए, ये मत कीजिए कि आपके बच्चे के ज्ञान के निर्माण को गलत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पजल दिया गया बच्चे को सॉल्व करने के लिए, और एक टीचर है, अध्यापिका है, वो शुरू में पजल को जैसे तैसे लगाएगा,
है ना, जैसे या डाइस ही अगर खेल रहा है तो जैसे तैसे लगाएगा, तो आपको डाइस छीन करके उसको यूज नहीं करना है कि लल हम बना देते हैं, देखो ऐसे बनता है, नहीं, उसको करने दीजिए, और करने करते 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 इधर खाली आपको सुधार देना है, मार्गदर्शन करना है, और उसके वो कंप्लीट सीख जाएगा। ये करना है काम, ये नहीं कि आपको ले करके करना है, वो आपका अवलोकन करे, नहीं, बल्कि आप वो करेगा, आप उसका अवलोकन कीजिए, थोड़ा थोड़ा उसका इधर सही कीजिए, समझ रहे बात। तो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शन करे, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सिर्फ मार्गदर्शन करना है, काबिल नहीं बनना ज्यादा। गतिविधि आधारित हमेशा जो पढ़ाई है यानी कि एजुकेशन है, लर्निंग है, वो जो है रोल प्ले या फिर लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना है, या फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर बल देना है, या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर बल देना है। तो खेल परियोजना, चर्चा प्रयोग और भ्रमण के माध्यम से बच्चे के सीखने में बढ़ावा देना है, ठीक है, खेल के माध्यम से। उसके बाद फिर लर्निंग बाय डूइंग पर, रिसर्च पर, आप भ्रमण पे ले जाइए और वहां से ज्ञान का निर्माण कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा गया ताजमहल, अब उसने देखा ताजमहल, ताजमहल देखा, ताजमहल देख लिया, अब ताजमहल जब देख लिया तो अब वो देखेगा तो कहेगा व्हाइट क्यों है, तो आप उसका जवाब दीजिए। फिर कहेगा कि चार ठो साइड साइड में मीनार क्यों लगा हुआ है, उसका जवाब दीजिए। फिर कहेगा कि इसके सामने ही किला क्यों बना हुआ है, उसका जवाब दीजिए। किला से ताजमहल क्यों दिखता है, उसका जवाब दीजिए। बगल में एक नदी है, उसका जवाब दीजिए कि ये नदी कौन सी है, यमुना नदी है। इस तरह का सिर्फ आपको बच्चे के साथ फैसिलिटेटर बन के रहना है, सिर्फ गाइडर बनना है, उसके ज्ञान के निर्माण को गलत नहीं बताना था। खेल, चर्चा, प्रयोग और भ्रमण से बच्चे के ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देना है। इंक्लूसिव एजुकेशन को एनसीएफ बढ़ावा देता है और आपको भी बढ़ावा देना है। सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर दें, दिव्यांग, गरीब, पिछड़े और सभी वर्गों के बच्चों को साथ पढ़ाना है। दिव्यांग है एक ही ग्रुप में रहेगा, अमीर है एक ही ग्रुप में रहेगा, गरीब है एक ही ग्रुप में रहेगा, उर्दू बोलने वाली है, अरबी बोलने वाला बच्चा है, या फिर तमिल बोलने वाला बच्चा है, या संस्कृत बोलने वाला बच्चा है, ये भी सब एक साथ पढ़ेगा, यानी कि सभी तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में एक साथ एक ही टीचर के साथ पढ़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था हो सकती है, जैसे सीढ़ी के जगह पर जो है स्लाइडिंग हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, लेकिन सबको एक साथ पढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा पर हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन पे एनसीएफ बल देता है। देखिए आएगा एग्जाम में और अब फिर आप कहिएगा कि सर आया तो था लेकिन भूल गए थे, नहीं, आपको याद रखना है। भयमुक्त वातावरण, कभी भी बच्चा टीचर से डरे नहीं, कभी भी बच्चा कोई सवाल पूछने से पहले डरे नहीं कि अरे टीचर से पूछ लेंगे तो मारेंगे। जैसे हम लोग के टाइम जो गुरु जी होते थे वो कूट देते थे, जैसे मैडम से सवाल किया, मैडम ये मारे दूध था, मैडम करेगा बदमाशी, तुम्ही को सब आता है, अरे ऐसा नहीं करना, बल्कि बच्चे को बढ़ावा देना है। बच्चों पर दबाव और दंड की जगह सहयोग और प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, शाबाश शाबाश कीजिए, थोड़ा सा इसमें सही कर दो, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे राइटिंग सही कर लो, ऐसे करके बोलना है। ये नहीं कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुम क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे, ऐसा नहीं है ना। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, यहाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये पांचों जो है विशेषता हो गई। अब आइए मार्गदर्शी सिद्धांत, यानी कि जिससे आप मार्गदर्शन करते हैं, और ये जो है आपको सिद्धांत है, थ्योरी है। बेहतर शिक्षा, उज्जवल भविष्य, विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। विद्यालय में जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, बाहरी जीवन से जोड़िए। बच्चा डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता ही है, वहां से जोड़िए ना। शिक्षक शिक्षा को बच्चों के दैनिक जीवन में जोड़ना है। जैसे कि मान लिया कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, तो बोलो कि लीफ में जो होता है वो स्टोमेटा होता है, एक माइक्रोस्कोप दे दो या मैग्नीफाइंग ग्लास दे दो, और उसको कहो कि जाओ देखो तो छोटा छोटा छेद पता चल रहा है, वो देखेगा, जो बताएगा उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट करके समझाइए। वास्तविक जीवन के उदाहरण का प्रयोग करना है। बच्चा मान लिया कि किसी कमर्शियल घर से आता है, किसी ऐसे घर से आता है जहाँ किराना दुकान चलता है, तो उसको एड वेड सिखाना आसान पड़ेगा। तो हमेशा विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ठीक है, याद रहेगा बात। चलिए, रटने की प्रवृत्ति से दूर जाना है, केवल याद करने पर नहीं समझने पर बल देना है, याद रहेगा बात। बच्चों को सीखने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है, यानी कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना है कि आप क्वेश्चन करो। अब बच्चा क्वेश्चनिंग होना चाहिए, उसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए कि अरे ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, हमेशा इसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, ठीक है। चलिए, सोचे समझे और सीखे, सोचे समझे और सीखे, याद रहेगा बात। नेक्स्ट, थर्ड, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना है, केवल किताबों पर सीमित नहीं रहना है, गतिविधि, परियोजना, प्रयोग पर ही बल देना है, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, तो मान लिया कि आप नेचर पढ़ाएं, तो बच्चे को दे दीजिए कि एक नेचुरल सीनरी बना के दिखाओ, बनाएगा अपने से समझ समझ करके। मान लिया केमिकल रिएक्शन पढ़ाएं, तो केमिकल दे दीजिए, कुछ कुछ बनाएगा, है ना। दो कलर कलर अगर आप पढ़ाएं तो दो कलर दे दीजिए, मिला करके बोलिए कि ब्लू और ब्लैक मिलाओ तो देखो तो क्या बनता है, मिला करके लाएगा, अपने समझाएगा। तो हमेशा जो है लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना है, लर्निंग बाय डूइंग पर
तोड़ेगा मड़ोड़ेगा सीखेगा, ऐसे काम करेगा, ठीक है। और एरर थ्योरी में आपको हम बताए भी थे कि कोई भी व्यक्ति तैयारी करता है, एरर होता है, सुधार करता है, सीख जाता है। आइए, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना है। केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि सीसीई पर निर्भर करना है, कंटिन्यू एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देना है। हमेशा मूल्यांकन करते रहना है, लगातार मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक और समृद्ध विकास, ठीक है। हमेशा मूल्यांकन करते रहना, सीसीई, हमेशा उस मूल्यांकन करते रहना, ठीक है। हमेशा देखते रहना कि क्या क्या सीखा है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अंक नहीं, बल्कि जीवन में सफलता है, ठीक है। जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो, सिर्फ अंक नहीं कि 100 में 99 आ गया, 98 आ गया। ऐसे बहुत सारे 99 98 वाले अभी बैठे हैं। सीखने को आनंददायक बनाया जाए, बच्चों के लिए भयमुक्त हो और मित्रवत वातावरण हो। ऐसा वातावरण हो जिसमें बच्चे को स्कूल आना अच्छा लगे। ऐसा नहीं हो जिसमें बच्चा एक दिन स्कूल आए, दूसरे दिन से डर जाए। तो खुशहाल बच्चे, सफल भविष्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शिक्षक की भूमिका, टीचर की क्या भूमिका? फैसिलिटेटर है, और क्या है, सिर्फ फैसिलिटेटर, बेसिक कुछ नहीं। आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना। देखिए, ये जो प्यारी सी, ये जो महिला शिक्षक हैं, इनका स्माइल देखिए, और साथ में बच्चों लोग का भी स्माइल देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि टीचर ही ऐसी है। ऐसी ऐसी अगर टीचर रहेगी मुस्कुराते हुए, सबको का मन लगेगा पढ़ने में, आप लोग का भी मन लगेगा। अगर ऐसी आप लोग को टीचर मिल गई तो। खैर, ऐसी तो नहीं मिली, हम मिले हैं, जिसका आवाज भी भारी है और फीमेल भी नहीं है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान देखो ज्ञान। लेकिन हाँ, अगर ऐसे मुस्कुराते हुए अगर आप भी जाइएगा, अगर मेल टीचर भी अगर ऐसे मुस्कुराते हुए, लड़का टीचर भी अगर मुस्कुराते हुए जाएगा, तो उसके साथ ही बच्चे हंसमुख प्रवृत्ति के साथ ही बिहेव करेंगे और सीखते रहेंगे। तो दोनों को मुस्कुराना है, खुश रहना है और सीखना है। टीचर क्या? फैसिलिटेटर है। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाता है, बस, बेसिक कुछ नहीं। फैसिलिटेटर है और सहयोगी है, सपोर्टर है। टीचर सिर्फ सपोर्ट करेगा जो आप सीख रहे हैं उसमें। शिक्षक बच्चों की सहायता करता है और हर कदम पर साथ देता है, बस यही काम है टीचर का। प्रेरक है, मोटिवेट करेगा कि तुम पढ़ो, ये बनोगे, वो बनोगे, तुमको करना है, तुमसे हो सकता है, ये जरूरी है, इस तरह का बात। तो शिक्षक बच्चों को प्रेरित करता है, उनकी रुचि और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ठीक है। यही काम है आपका टीचर का। आप लोग समझ लीजिए, जब गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा या किसी भी स्कूल में जाइएगा, सरकारी या प्राइवेट में, तो यही सब गुण आपके अंदर होना चाहिए। नहीं रहिएगा तो जॉब नहीं मिलेगा। तो आप ये बात समझिए। क्या है? अधिगम, को लर्नर होता है। टीचर साथ साथ सीखता भी है। बच्चे को सिखा रहा है, अपने भी सीखेगा, घर से पढ़ के आएगा, सीख करके आएगा, फिर सिखाते सिखाते भी सीखेगा। तो शिक्षक भी बच्चों के साथ सीखना सीखता है, शिक्षक भी बच्चों के साथ सीखता है और उनके साथ मिल करके ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि टीचर सिर्फ बच्चे को पढ़ाता नहीं है, बल्कि खुद भी सीखता है। और ये अच्छे टीचर की पहचान है, गुण है। अच्छे टीचर की एक गुण ये भी है कि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप भी खुद 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 ही सीखें। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी बाबा हो गए हैं, हम क्या सीखेंगे। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो हमने भी कभी पढ़ा है, हमने भी कभी किसी से पढ़ा है और क्वालिफाई किया है। और आज अगर हम बता रहे हैं, तो आप लोग की वजह से हम भी सीख रहे हैं, हमको भी याद हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। तो ये चीज टीचर के अंदर होनी चाहिए। शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने की यात्रा में साथ साथ चलता है, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए भी अच्छा है। केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति टीचर नहीं होता है। शिक्षक का काम केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। सिर्फ ज्ञान दे देना, सिर्फ लेक्चर दे देना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। फैसिलिटेटर है, सपोर्टर है, को लर्नर है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाता है। ये तो आपके अंदर होना चाहिए। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके भविष्य को अच्छा बनाए। हम भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट इस बार कम से कम 120 प्लस से पास हो। बस आप लोग ये कोशिश करो कि ये जो कंटेंट मिल रहा है, इसको इतने लोगों के पास शेयर करो जिनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है। और हाँ, किसी ने कह दिया था मीडिया पर कि शिक्षक 2 कौड़ी का होता है। बात सही है, 2 कौड़ी का भी नहीं होता, 0 कौड़ी का होता है, क्योंकि हम लोग 1 कौड़ी आपको पढ़ाने का नहीं लेते हैं। और समझ में आया? तो ये तो बात सही है कि 2 कौड़ी का भी नहीं होता टीचर, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है कोई सामान थोड़ी के बेच रहे हैं। ये तो सीखने सिखाने का अभिन्न अंग है, हम भी सीख रहे हैं। ये तो हमको भी फायदा हो रहा है, और हम आपसे कभी भी पेड कोर्स के लिए प्रमोट नहीं करेंगे, ये वादा है आपसे, कभी नहीं। और हमने कई बार अपने वीडियो में बता भी रखा है कि पेड कोर्स के पीछे मत पड़िए। यूट्यूब पर अथाह कंटेंट पड़ा है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, अगर ईमानदारी से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है कीजिए। बच्चे के बारे में एनसीएफ 2005 की धारणा, क्या क्या धारणा है? बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी हैं। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। पहला, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वह अपने अनुभव, खोज, प्रयोग और सोच के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर लेता है। ये बात एनसीएफ कहता है। तीसरा नंबर कहता है कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है। हाँ, डाइवर्सिटी तो होती है बच्चे के अंदर, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, क्योंकि किसी के अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, किसी के अंदर लिखने की, किसी के खेलने की, किसी का सिंगिंग अच्छा होता है, किसी का रनिंग अच्छा होता है। तो सब बच्चे अलग अलग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से होते हैं। तो क्षमता, गति और सीखने के तरीका का अलग अलग होता है।
सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सीखना एक सोशल और कल्चरल प्रोसेस है। इसलिए सीखना जो है होता नहीं चाहिए। बच्चे अपने परिवार, समाज, संस्कृति, पर्यावरण सबके साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं। लैंग्वेज सीखते हैं समाज से, बैठने के लिए सीखते हैं समाज से, खाने के लिए सीखते हैं समाज से, परिवार से सीखते हैं खाने के लिए, खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, ग्रुप में खाना तो एक साथ उठना है, सारी जानकारी आपको मिल जाती है समाज संस्कृति से। तो बच्चा तो समाज संस्कृति से सीखता ही है। चार बात हो गई। ये बात एनसीओ भी कह रहा है, हर बच्चा अनोखा है, यह सोचता है, समझता है, अनुभव करता है और अनुभव से सीखता है और सीखने समझने में सहयोग करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मूल्यांकन, असेसमेंट, क्या कहता है एनसीएफ असेसमेंट के बारे में? एनसीएफ क्या कहता है असेसमेंट के बारे में? असेसमेंट आप जानते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में एनसीएफ क्या कहता है? देखिए देखिए, बार बार हम कह रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है इसका पीपीटी बनाने में भी, बोलने में भी, पढ़ाने में भी, और साथ में पीवाई की प्रैक्टिस करवाने में भी। एक एक क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, तब जाकर के क्वेश्चन ला के आप लोग को देते हैं। भले ही वो कंप्यूटर से वो एडिट किया रहता है, लेकिन लिखा रहता है हाथ से, हैंड रिटन, तब जाकर के देते हैं आपको। तो सीसीई पर बल देता है कौन? कौन देता है बल? एनसीएफ। कमेंट दीजिए। सीसी, सी से कंटिन्यू, सी से कंप्रहेंसिव, ई से एवेल्युएशन। सतत और मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सतत और व्यापक। व्यापक व्यापक मतलब कि बड़े तौर पर हर चीज उसमें इंक्लूड हो। एक एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, दूसरा क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो, तीसरा क्वेश्चन जो है सही गलत हो, चौथा क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, तीसरा चौथे नंबर 5वें नंबर पर जो क्वेश्चन हो वो 4 नंबर वाला हो, और 2 क्वेश्चन ऐसा हो जो एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो। हर तरह के इवेल्युएशन को बोलता है सीसी, कंटिन्यू एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। बोलता है कि पूरे वर्ष मूल्यांकन होते रहना चाहिए, 3-3 महीना पर, 2-2 महीना पर, 1-1 महीना पर। और कई सारे स्कूल में है भी कि 3 एफ पे होता है, यानी कि फॉर्मेटिव 3 ठो और 2 ठो समेटिव। हर एक एफ पे पर एक समेटिव होता है। सीबीएसई स्कूल में एक समेटिव होता है, हमने पढ़ा रखा है सीबीएसई में भी। अभी भले गवर्नमेंट जॉब में है, तो अभी भले गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इससे पहले हम सीबीएसई स्कूल में, डीएवी और कई तरह के स्कूल में पढ़ा चुके हैं। तो ये चीज बल देता है किस पर? कंटिन्यू मूल्यांकन पर बल देता है कौन आपको? एनसीएफ। और सीसीई पर बल देता है, यानी कि कंटिन्यू और कंप्रिहेंसिव। बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक सब चीज का मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या बच्चा बौद्धिक रूप से बढ़िया से डेवलप हो रहा है, सामाजिक रूप से बच्चा सामाजिक बन रहा है, क्या बच्चा भावनात्मक रूप से डेवलप हो रहा है, और क्या शारीरिक रूप से बच्चा स्ट्रांग है। सब पर बल देता है कौन? एनसीएफ। क्योंकि सीसीई पर बल देता है एनसीएफ, कंटिन्यू और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा कंटिन्यू कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास को समझना। भाषा शिक्षा, एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षा क्या है? और एनसीएफ देखिए टॉपिक तो बड़ा है, कवर होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। एनसीएफ भाषा शिक्षा के बारे में क्या सोचता है? देखिए भाषा शिक्षा के बारे में एनसीएफ कहता है कि 3 लैंग्वेज थ्योरी लगाइए। 3 लैंग्वेज थ्योरी, 3L, त्रिभाषा सूत्र पर बल देता है एनसीएफ। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 लैंग्वेज। एक मदर टंग, दूसरा हिंदी भाषा, तीसरा कोई अन्य भाषा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को निम्नलिखित 3 भाषाएं सिखानी चाहिए। 3 भाषा कौन कौन है समझते हैं? 3 भाषा, देखिए 3 भाषा कौन कौन है समझते हैं। पहला भाषा मातृभाषा, दूसरा भाषा हिंदी भाषा, तीसरा भाषा अन्य भाषा। तो एनसीएफ कहता है कि बच्चे सबसे पहले अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे उनकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। और अब जो है सीबीएसई भी इस पर बल देता है। ठीक है, और सीबीएसई भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब मेरी भाषा मेरी पहचान, अब भी अपने मदर टंग की पहचान रखिए। चाहे आप तमिल बोलते हैं तो तमिल बोलिए, मगही बोलते हैं तो मगही बोलिए, भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी बोलिए, कन्नड़ बोलते हैं तो कन्नड़ बोलिए, है ना, मलयालम बोलते हैं तो मलयालम बोलिए। इससे आपको बचना नहीं है, या इससे आपको परहेज नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई इसको सपोर्ट करता है। हिंदी अंग्रेजी भाषा आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यापक भाषा है। और हिंदी या अंग्रेजी, अंग्रेजी नॉर्थ साइड में, तमिल उमिल साइड में चलता ही है। हिंदी जो हिंदी भाषा क्षेत्र में चलता ही है। और अंग्रेजी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का लैंग्वेज है। तो आपको कई सारे चैलेंज, बाहर अगर आप जाइएगा आउट ऑफ कंट्री पढ़ने या कमाने, वहां पर भी आपको याद आएगा। तीसरी भाषा में आप कुछ भी भाषा सीख सकते हैं, कोई भी भारतीय भाषा सीख सकते हैं, या फिर कहीं का फॉरेन लैंग्वेज भी आप लोग सीख सकते हैं। इससे आपको राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। ठीक है, चलिए इससे लाभ क्या होगा? 3 लैंग्वेज थ्योरी से लाभ क्या होगा? बेहतर सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, राष्ट्रीय एकता और जुटता बढ़ेगी, संचार और कौशल का विकास होगा, सांस्कृतिक और परंपराओं की समझ होगी। तीनों लैंग्वेज सीख जाएगा, तो एक अंग्रेजी सीखी जाएगा, मदर टंग सीखी जाएगा, और तीसरा अपने मन का सीखी जाएगा। तो ये होना भी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र का मेन उद्देश्य बच्चों को भाषाओं के माध्यम से बेहतर
सीख, संवाद और समझ और समावेशी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? देखिए, अब मेरा थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते गर्दन दर्द कर रहा है। अब आप लोग कहते हैं कि सर क्या है, हम तो शेयर नहीं करेंगे। अरे शेयर कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है। गणित को समझने गणित को समझने और सीखे और जीवन में अपनाएं, एनसीएफ कहता है गणित को डेली लाइफ में यूज करे, सीखे और समझे। समस्या समाधान पर बल देता है एनसीएफ। बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहुल नाम का बच्चा है, राहुल के पास 48 रुपए है, उसने एक किताब 18 रुपए में खरीदी और एक पेंसिल 10 रुपए में खरीदी। उसके पास कितने रुपए हैं? तो राहुल सोचेगा अपने दिमाग में, 48 रुपया था, 18 का खरीदा, 10 का खरीदा, 28 हो गया। अब 48 में से 48 में से 28 माइनस कर देगा, 20 रुपए बचा। राहुल तुरंत उत्तर देगा। तो उसके डेली लाइफ से जोड़िए कि राहुल तुम किताब खरीदने गए हो, 48 रुपीज ले लो, उसको पॉकेट में डाल दीजिए, चलो इतने का हुआ, इतने का हुआ, जोड़ के बताओ। ये डेली लाइफ से आपको जोड़ना है, समस्या समाधान पर बल देना है। राहुल को पहले समस्या दीजिए, फिर वो समाधान करेगा। तार्किक चिंतन पर, है ना, तार्किक चिंतन पर बल देना है, तर्क करना है, तर्क विश्लेषण और पैटर्न पर बल देना है। ऐसे इस तरह का पैटर्न 2, 4, 6, 8, 10, तो आगे क्या होगा? तो 10 हो जाएगा। इस तरह का तार्किक चिंतन पर बल देना है। ठीक है, चलिए आइए, गणित को जीवन से जोड़ना, गणित को डेली लाइफ से जोड़ना है, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना है। जैसे खरीदारी से जोड़ना है, बच्चा कुछ ना कुछ खरीद बिक्री करता ही है, उससे जोड़िए कि तुम्हारे पास इतना है, सेब खरीदा, अंगूर खरीदा। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे कि 40 रुपए किलो सेब है या 40 रुपए किलो यार कुछ है, अंगूर है, 2 किलो का क्या होगा? तो 40 गुना 2 हो गया। इस समय से जोड़िए कि बचाओ बताओ इतना इतना पर काटा है तो कितना हो रहा है। तो माप से जोड़िए कि बताओ कि तुम्हारे टेबल का माप कितना बड़ा है या तुम्हारी हाइट कितनी बड़ी है, वो अपने से जोड़ लेगा। खेल से जोड़िए, बताओ कैरम बोर्ड में कितनी गोटी है, ये सारा चीज जोड़ लेगा। तो बच्चे को डेली लाइफ से अगर जोड़ करके आप मैथ पढ़ाइएगा तो हमेशा उसको मैथ गणित याद रहेगा। तो गणित में आपको 3 बात याद रखना है कि समस्या समाधान पर बल देना है, ये एनसीएफ कहता है। तार्किक चिंतन पर बल देना है, एनसीएफ कहता है। गणित को जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ कहता है। और इसी तरह का माइंड आपके दिमाग में रख करके सीडीपी का क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2026 में सॉल्व करना है। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बाकी है। विज्ञान शिक्षा पर क्या है? विज्ञान शिक्षा पर एनसीएफ कहता है सीखने, समझने और खोज करें। प्रयोग आधारित शिक्षा पर बल देता है एनसीएफ, कहता है कि आप प्रैक्टिकल करवाइए बच्चों से, जो भी आप पढ़ा रहे हैं करके सीखना सबसे अच्छा तरीका है। तर्क करें, अवलोकन करें, विश्लेषण करें। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। जिज्ञासा और खोज को बढ़ावा देने के लिए दीजिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बोलिए कि पत्ती को देखे, या फिर जाके बोलिए कि जाओ 5 तरह का पत्ती इकट्ठा करो। तो ये चीज होना चाहिए। ठीक, तो आप इस गणित में याद रखिएगा, प्रयोग आधारित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा की खोज बढ़ावा देता है कौन? एनसीएफ। हम जो कह रहे हैं वो समझिए, आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य जिम्मेदार नागरिक बनाना तथा तर्कशील, जिज्ञासु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हुआ। विज्ञान शिक्षा का लाभ क्या है? तार्किक सोच विकसित होता है, समस्या समाधान की कैपेबिलिटी विकसित होती है, नवाचार, रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट का बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, अपने से कुछ ना कुछ सीखता है, पर्यावरण के प्रति जागरूक होता है, समाज के प्रति जागरूक होता है। विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, हमारे आसपास भी है। ये बात आप याद रखिएगा। देखो, सोचो और समझो, ये बच्चे को समझाइए। सामाजिक विज्ञान के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान के बारे में एनसीएफ कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को आपको डेवलप करना है। हम लोग बाल संसद का विकास करते हैं, बाल संसद होता है कई से जगह जो है, 2 टीम होती है, और प्राइवेट स्कूल में भी बनाया जाता है 2 टीम 3 टीम, और उन लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को विकास करने के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रति एनसीएफ कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो बच्चे के बीच में, बच्चों में लोकतंत्र की जोड़ी समझ हो, सहयोग, सम्मान, भाषा समता, समानता, सहिष्णुता, विविधता में एकता और अधिकार और कर्तव्य के बारे में होना चाहिए। तो बाल संसद का आप चुनाव कीजिए, उसमें मतदान करवा दीजिए, बच्चा सब सीख जाएगा। और होता भी है सरकारी स्कूल में। सामाजिक समझ और नागरिक का विकास, बच्चों में समाज को समझने और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना होनी चाहिए। परिवार समुदाय के बीच में कैसे रहना, ये भावना होनी चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रीयता होनी भी चाहिए, आप लोग के अंदर भी होनी चाहिए, हमारे अंदर भी होनी चाहिए। सिर्फ वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देना ही नागरिकता नहीं, अरे राष्ट्रीयता नहीं है। बल्कि स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करना भी आपको राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है। कि अगर आप साफ सफाई रखते हो तो, अगर किसी गरीब की मदद आप कर रहे हो अपने नागरिक को, वो भी देशभक्ति है। किसी के धार्मिक आयोजन में उसका सपोर्ट करना, वो भी ये अरे देशभक्ति है। देशभक्ति कई तरह से है ना। किसी बूढ़े को खाना खिला देना, वो भी देशभक्ति है। तो देशभक्ति आप लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और फ्री में बच्चों को पढ़ाना,
चाहे हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग कभी पढ़ाइएगा, वो भी एक तरह की देशभक्ति ही है। समकालीन मुद्दों और समझ जैसे पर्यावरण, गरीबी, इस सब पर बच्चों को जागरूक कीजिए। वैश्विक दृष्टिकोण, मानवता के प्रति बच्चों को जागरूक कीजिए। ये सामाजिक विज्ञान में बल देता है। ठीक है। शिक्षण के तरीके, जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाइएगा, तो बच्चों के साथ संवाद कीजिएगा, परियोजना काज कीजिएगा, मानचित्र के प्रयोग से हमेशा इंडिकेट करके पढ़ाइएगा भारत कहाँ है, यूरोप कहाँ है, इस तरह का ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाइए। उसके बाद समाचार पत्र डेली पढ़ने के लिए बोलिए। आप भूमिका निर्वाह करवाइए, रोल प्ले। ठीक है। बच्चों को समाज, संस्कृति, इतिहास और भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति की समझ बेहतर बनाना, यही है सामाजिक विज्ञान का मेन उद्देश्य। और एक चीज याद रखिएगा, हमारा मेन जो लोगो है सत्य में जयते, ये हमेशा याद रखिएगा। इस पर अगर आप अड़िग रहिएगा तो कभी भी देश से आप किसी भी तरह का देशद्रोही काम नहीं कर सकते हैं, न या कभी भी देश के प्रति आप गलत सोच नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि सत्य में जयते हैं, हमेशा सच की जीत होती है। और हम लोग जो जागरूक नागरिक और सशक्त समाज बनाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। कला शिक्षा के बारे में क्या बोलता है? एनसीएफ कहता है कि कला को बढ़ावा देना, संगीत को बढ़ावा देना, नृत्य को बढ़ावा देना, चित्रकला और नाटक को बढ़ावा देना। ठीक है, इतना चीज आप याद रखिएगा। चलिए, एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु, ये देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आता है। एनसीएफ 2005 किसने जारी किया? एनसीईआरटी ने। एनसीएफ किसके सिफारिश पे किया था? प्रोफेसर यशपाल के सिफारिश पर, 1993 वाला मामला है। एनसीएफ 2005 का मुख्य विषय क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। मेन उद्देश्य यही है। एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। शिक्षा का प्रकार क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, स्कूल सेंटर्ड नहीं। शिक्षक क्या है? फैसिलिटेटर है। ठीक है। मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए? सीसी, कंटिन्यू कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। प्रमुख लक्ष्य क्या है? समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, इमोशनल, सब तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। विशेष बल गतिविधि आधारित पर। समावेशी शिक्षा को हाँ बढ़ावा देता है। ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना है, एनसीएफ कहता है ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना है जो हर बच्चे के समग्र विकास में सहायक हो और उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। तो ये जो कंटेंट का वीडियो है, ये अब कंप्लीट हो गया। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये इतना बड़ा कंटेंट है कि हमको टाइम तो लगेगा ही। तो अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत मेहनत लगता है, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। रटने रटने पर आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा या केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षा? बालक केंद्रित शिक्षा अभी तुरंत बताएं। नेक्स्ट नेक्स्ट एनसीईआरटी 2005 के अनुसार के अनुसार सीखना कैसा होना चाहिए? सीखना कैसा होना चाहिए? रटने पर आधारित, गतिविधि आधारित, केवल पुस्तक आधारित या केवल परीक्षा आधारित? बताइए। रटना काट दीजिए, क्योंकि हम अभी तुरंत एनसीएफ में बताएं रटना नहीं, मना करता है। केवल काट दीजिए, गतिविधि आधारित। नेक्स्ट, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मना नहीं है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना कैसा होता है, तो अभी तुरंत बता दिए। चलिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी 2005 में किस प्रकार के अधिगम पर जोर दिया गया है? रचनात्मक अधिगम, केवल याद करना, केवल पाठ व्याख्यान या केवल परीक्षा? रचनात्मक अधिगम इज राइट आंसर, इस पर बल देना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत, मार्गदर्शक और सहायक, केवल परीक्षक या अनुशासन अधिकारी? मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पीड में ही करेंगे क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं थक भी गया हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोग शेयर कर दो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नेक्स्ट टाइम से हम और ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल वार्षिक परीक्षा पर, सतत में व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक पर या केवल लिखित पर? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी 2005 में किस पर विशेष जोर दिया जाता है? रटने पर, समझ और अनुभव पर, केवल पुस्तक पर, केवल ज्ञान पर? चलिए, रटने पर तो कर दीजिए, ये दोनों कट ही जाएगा, बच जाएगा बी, समझने और अनुभव करने पर। चलिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? भयपूर्ण, प्रतियोगी, सहयोगात्मक, आनंददायक? भयपूर्ण नहीं होना चाहिए, प्रतियोगी बिल्कुल नहीं, कठोर नहीं, सहयोगी, आनंददायक, यही सही आंसर है। नेक्स्ट 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 एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों को कैसे सीखने का अवसर मिलना चाहिए? केवल शिक्षक के माध्यम से, खोज और गतिविधि पर, केवल पाठ पुस्तक या केवल परीक्षा? कमेंट कर दीजिए, कमेंट तो कर दो, यही होगा, खोज और गतिविधि पर। नेक्स्ट, चलिए दो ठोर कर ही देते हैं। एनसीईआरटी 2005 में ज्ञान को कैसा देखा गया है? स्थिर और निश्चित, सामाजिक और रूप से निर्मित, केवल शिक्षक द्वारा दिया गया, केवल पाठ पुस्तक? कमेंट।
बी इज राइट आंसर, सामाजिक रूप से निर्मित। लास्ट एंड नेक्स्ट, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब। बोलते बोलते थक गए, अरे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। एनसीआर 2005 का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? परीक्षा केंद्रित शिक्षा, बालक के अनुभव से सीखना, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल व्याख्यान विधि। बालक के अनुभव से सीखना सही आंसर है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और ये जो क्लास नहीं चल रहा था 3-4 दिन से, वो ये था कि मैं वेकेशन पे चला गया था और इस वजह से क्लास नहीं चल रहा था। अब जो है क्लास 5 दिन से लगातार चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।